तो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, इसके मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं जो मैंने डिज़ाइन किया है। बिल्कुल आपका ऐसे कैसे ही पेपर आएगा बिल्कुल एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अपन इसकी बात करते हैं। मेन एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। इस जो मैंने पेपर डिज़ाइन किया उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके चांस है 80 से 90% एग्जाम में आने के, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा और इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं जो आपके टाइम ड्यूरेशन है पेपर का वो आपके 3 आवर्स का। मार्क्स है 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके अंदर ए पार्ट के अंदर आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का और बी पार्ट के अंदर आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का पेपर आएगा, ठीक है बच्चों। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की अपन बात कर ली है। अब आज अपन बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसके अंदर जो अप्लाइड जो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी है इसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर के 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके IPSG यूज फॉर द, जो IPSG है वो किसके लिए यूज होता है। तो आपका आंसर है इसके अंदर इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऑल आर द वाइट कैटेगरी वेस्ट एक्सेप्ट, कौन सा इसके अंदर जो है वाइट कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कौन कौन से वेस्ट आते हैं। तो इसके अंदर आपके निडल आती है, स्काल्पेल आता है और ब्लेड आती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो वाइट कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो आपका आंसर है यहाँ पे ग्लव्स, ए नंबर का, ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर हैंड रब एंड वॉशिंग। हैंड रब एंड वॉशिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है 30 सेकेंड, सी आंसर, ठीक है। उसके बाद मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है इन्वॉल्व करता है, आपका आंसर है यहाँ पे पास्चुराइजेशन, ए नंबर का, ठीक है बच्चों। इसके बाद इंसिनरेशन क्या है, पार्शियल बर्निंग है, डायरेक्ट फ्लेमिंग है, कंप्लीट बर्निंग है या नन ऑफ देव। तो आपका आंसर है यहाँ पे सी, कंप्लीट बर्निंग। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है रेड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट नंबर पे डिसइंफेक्शन, सेकंड नंबर पे स्टरलाइजेशन, थर्ड एसेप्सिस और डी है नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर है यहाँ पे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या करता है, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जबकि स्टरलाइजेशन क्या करता है बच्चों, स्टरलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टरलाइजेशन क्या करता है, स्टरलाइजेशन कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है बच्चों। एसेप्सिस क्या होता है, एसेप्सिस के अंदर जो भी डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे 3 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, सेकंड नंबर का है हाजमत स्टेट सेफ्टी क्या होती है, इसके बाद एसेप्सिस और उसके बाद है ASP क्या होती है। उसके बाद आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट्स। इसके अंदर से आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। फर्स्ट नंबर पे ऑटोक्लेव, सेकंड नंबर पे निडल स्टिक इंजरी NSI, थर्ड नंबर पे स्टरलाइजेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, उसके बाद है रोल ऑफ नर्स इन स्पेसिमेन कलेक्शन। ये सारे जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ये आपके किसके अंदर आएंगे, शॉर्ट नोट्स के अंदर आएंगे बच्चों, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चंस करने रहेंगे यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करके आना है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं इनके आंसर होगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था अपना वो था मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन की बात करेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग जो हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे बिफोर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बिफोर परफॉर्मिंग क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, यानी कि पेशेंट को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करनी है। उसके बाद कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अपन को हैंड हाइजीन करनी है। उसके बाद आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, यानी पेशेंट को टच करने के बाद अपन को हैंड हाइजीन करनी है। उसके बाद आफ्टर ए प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर के बाद अपन को हैंड हाइजीन करनी जरूरी है। उसके बाद क्या है लास्ट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, कोई भी पेशेंट की सराउंडिंग है वहाँ पे पेशेंट के कोई भी जो मटेरियल है उसको टच करने के बाद भी अपन को हैंड हाइजीन करनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का वो है हाजमत, यानी कि हार्डजेस हेजार्ड्स मटेरियल सेफ्टी क्या होती है। तो हेजार्ड्स मटेरियल्स आर आल्सो नोन एज डेंजरस गुड्स। जो हेजार्ड्स मटेरियल होते हैं उनको अपन डेंजरस गुड्स भी बोलते हैं। विच पाउडर फॉर्म यूजुअली, जो क्या होते हैं पाउडर होते हैं, यूजुअली लिक्विड और गैस के अंदर भी हो सकते हैं। इन कॉमन टेक्नोलॉजी, कॉमन टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है हेजमत को अपन बोलते हैं हाजमत। जो आपके हेजर है उसको अपन बोलते हैं हाजमत या हाजीम एंड द कैन बी वेरी डेंजरस। ये वेरी डेंजरस होते हैं इफ़ स्पिल्स थस रिक्वायर ए ट्रेंड स्टाफ। अगर ये स्पिल्ड आउट हो जाए यानी कि
फट जाए एक तरह से हेजार्ड्स मटेरियल्स, तो आपकी क्या है इनके अंदर, अगर ये स्पिल्ड आउट हो जाए तो इसके अंदर जो है ट्रेनी स्टाफ की अपन को आवश्यकता होती है, सच एज इमरजेंसी स्पिल्स के अंदर। जैसे ही इमरजेंसी स्पिल आउट होगा तो अपन को जो भी ट्रेंड स्टाफ उसकी नीड होती है, ठीक है। एंड द हेजार्ड्स मटेरियल हाचीम जो है इसको अपन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड अपन बात करते हैं एसेप्सिस क्या होता है इसके बाद। द टर्म एसेप्सिस मीन्स एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। एसेप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एब्सेंट होते हैं। टू टाइप ऑफ एसेप्सिस होती है, फर्स्ट नंबर पे मेडिकल एसेप्सिस और सेकेंड नंबर पे सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एएसपी या एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम क्या होता है। एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम होता है एम्ड एट इम्प्रूविंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑफ एंटीबायोटिक एमंग फिजिशियन एंड पेशेंट। इसके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, इसके अंदर जो है प्रेस्क्रिप्शन और एंटीबायोटिक का यूज को इम्प्रूव करने के लिए एमंग द फिजिशियन और पेशेंट के बीच में इसको चलाया जाता है, यानी कि एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम का यूज लिया जाता है। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को फ्रॉम द हार्म्स ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। जो भी एक्सेसिव यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, उसके हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम जो है चलाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्वेश्चन है आपका ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होती है। ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट प्रोवाइड ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेज। ऑटोक्लेव क्या एक मशीन होती है जो फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, इसके अंदर क्या है बैक्टीरिया वायरस किल होते हैं। ऑटोक्लेव क्या करती है, स्टरलाइज करती है मटेरियल को बाय हीटिंग देम अप टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम। ऑटोक्लेव के अंदर क्या है, जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज में ली जाती है। इसके अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर और स्पेसिफिक टाइम यूज करते हैं अपन, ठीक है। ऑटोक्लेव को अपन बोलते हैं आल्सो कॉल्ड इज स्टीम स्टरलाइजर। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ऑटोक्लेव की जगह कि स्टीम स्टरलाइजर एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप स्टीम स्टरलाइजर यानी कि ऑटोक्लेव। दिस इज कॉमनली यूज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पज। जो ऑटोक्लेव है इसका यूज़ अपन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर वेरियस पर्पज के यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बेस्ड ऑन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके कि जो ऑटोक्लेव है वो किस पे बेस्ड है, तो आपका आंसर होना चाहिए मॉइस्ट स्टरलाइजेशन मेथड पर, ठीक है। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल क्या है भाई। ऑटोक्लेव क्रिएट करता है सच कंडीशन इन इट चैम्बर टू स्टरलाइज द मटेरियल यूज ट्रीटेड इन इट। ऑटोक्लेव एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज करते हैं स्पेसिफिक पीरियड की टाइम, स्टराइल करता है मटेरियल को। इट क्रिएट करता है टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर जो है टेम्परेचर यूज करते हैं अपन 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर यूज करते हैं 15 LVHg का विद इन इट चैम्बर, यानी कि इसके अंदर। और ये कितने मिनट तक काम करती है, इट इज़ रन फॉर मिनिमम 15 मिनट टू एंश्योर द बेस्ट रिजल्ट आउटपुट ऑफ द स्टरलाइजेशन। यानी कि स्टरलाइजेशन के बेस्ट रिजल्ट के लिए अपन इसको 15 मिनट तक अपन इसका रन करते हैं, यानी कि ऑन रखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 15 LVHg इज सफिशिएंट टू किल ऑल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेज। यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और प्रेशर जो है 15 LVHg ये क्या करता है, सफिशिएंट होता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, ऑटोक्लेव क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर प्रेशर चैम्बर होता है, लीड प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रिकल हीटर होता है। प्रेशर चैम्बर के अंदर क्या होता है, प्रेशर चैम्बर एक लार्ज सिलेंड्रिकल होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में हो सकता है। इट इज विच ऑफ मटेरियल्स टू बी स्टरलाइज, जो भी मटेरियल्स अपन को स्टरलाइज करने हैं वो इसके अंदर आते हैं प्रेशर चैम्बर के अंदर। किससे मिलकर बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ गन मेटल और स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर स्टीम जैकेट प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वाटर फिल करते हैं अपन। उसके बाद लीड क्या होती है, लीड इज फास्टेंड बाय स्क्रू क्लैम्प्स। लीड के अंदर जो है स्क्रू क्लैम्प्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्चार्ज टैप प्रेजेंट होता है एयर और स्टीम के डिस्चार्ज के लिए। प्रेशर गोज प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सेट करता है प्रेशर को पर्टिकुलर लेवल पर। सेफ्टी वाल्व प्रेजेंट होता है लीड के अंदर जो रिमूव करता है एक्सिस स्टीम को। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर कंपोनेंट के अंदर। इट इज अटैच टू द जैकेट, जो जैकेट से अटैच होता है, ठीक है। एंड हीट करता है वाटर को टू प्रोड्यूस स्टीम। उसके बाद टाइप्स की बात कर लेते हैं, ऑटोक्लेव के टाइप क्या क्या होते हैं। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव होता है फर्स्ट नंबर पे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो यूज करते हैं अपन लेबोरेटरीज के अंदर। एंड इज अवेलेबल इन द वेरियस साइज और डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है वर्टिकल टाइप का होता है जो स्मॉल वॉल्यूम कैपेसिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है जो लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद
पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप का भी ऑटोक्लेव प्रेजेंट होता है और नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम डिस्प्लेसमेंट टाइप का भी ऑटोक्लेव प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निडल स्टिक इंजरी क्या होती है भाई। निडल स्टिक इंजरी क्या होती है, द फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड एनी निडल स्टिक इंजरी टू हेल्थ केयर एम्प्लॉइज। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर है जो अपन को निडल स्टिक इंजरी के होने से बचा सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर है। फर्स्ट नंबर पे द यूज ऑफ निडल मस्ट बी अवॉइडेड इफ अदर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल या एक्सेसिबल। अगर कोई भी मेथड है, जैसे ओरल रूट के द्वारा अपन मेडिकेशन दे सकते हैं, तो अपन जो निडल्स का यानी कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन है उस रूट को अपन एलो नहीं करेंगे, यानी उसका यूज़ अपन नहीं करेंगे। ठीक है, निडल रिकेपिंग मस्ट बी टोटली अवॉइडेड, यानी कि निडल को रिकेप नहीं करना है अपन को, इसको टोटली अवॉइड करना है। उसके बाद द यूज निडल मस्ट बी इमिडिएटली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ, जो यूज कर लिया अपन निडल उसको अपन को क्या करना है, डिस्पोज करना है तुरंत कंटेनर्स के अंदर। कौन से कंटेनर के अंदर, मीन फॉर शार्प डिस्पोजल कंटेनर, यानी कि वाइट कलर के जो बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर होता है उसके अंदर अपन को डिस्पोज करना है निडल आइटम को। उसके बाद अप्रोप्रिएट पीपी ग्लव्स का यूज़ करना है। पीपी का जैसे के अंदर पीपी के अंदर आते हैं पीपी यानी कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अंदर आते हैं ग्लव्स, गाउन्स, आईवीएयर्स एट्सेट्रा। एंड हैंड हाइजीन फॉलो करनी है अपन को, मस्ट बी एडेप्टेड बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा एवरी टाइम वाइल यूजिंग निडल्स, जब भी निडल का यूज करेंगे अपन और कोई भी शार्प आइटम का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द पेशेंट प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट की प्रोसीजर है उसके टाइम अपन कोई भी शार्प आइटम को यूज़ करेंगे तो अपन को हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, हैंड हाइजीन करनी है। एग्जाम्पल ड्यूरिंग आर्टेरियल वीनस कैनुलेशन, यानी कि आर्टेरियल और वीनल कैनुला लगाते टाइम अपन को हैंड वॉशिंग करनी है। उसके बाद में यानी कि इन ऑर्डर टू रिसीव पर्टिनेंट फॉलो अप केयर आफ्टर ए शार्प रिलेटेड इंजरी, कोई भी शार्प के रिलेटेड इंजरी है तो मस्ट रिपोर्ट इट इमीडिएटली विदाउट डिले, तो अपन को तुरंत रिपोर्ट करना है किसको, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी किसको, हेल्थ केयर वर्कर को। मस्ट बी पीरियडिकली डन टू रिड्यूस द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। एवरी निडल शार्प रिलेटेड इंजरी जो है मस्ट बी टाइमली ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी शार्प रिलेटेड इंजरी हुई है एम्प्लॉयर के द्वारा तो उसको अपन को हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर बताना है यानी कि रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं निडल स्टिक इंजरी के मैनेजमेंट की, यानी कि किसी को पेशेंट को निडल स्टिक हो गई है, निडल लग गई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फॉलोइंग मेजर्स अपन फॉलो करेंगे मस्ट बी टेकन इफ ए निडल स्टिक इंजरी टेक्स प्लेस। फर्स्ट नंबर पे द वुंड मस्ट बी अलाउड टू ब्लीड परफेक्टली बाय कीपिंग अंडर रनिंग वाटर, जो वुंड है यानी कि जो ब्लीडिंग हुई है निडल के द्वारा उसको अपन को ब्लीड होने देना है। ठीक है बच्चों, रनिंग वाटर के नीचे। मस्ट वॉश इट विद सोप लेटर अंडर द रनिंग वाटर, यानी कि रनिंग वाटर के अंदर अपन को इससे सोप से वॉश करना है। स्क्रबिंग मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कि इसको अपन को रगड़ना नहीं है एक तरह से, जो भी इंजरी हुई है अपन को उस पर। ठीक है बच्चों, वुंड मस्ट नॉट बी सक्ड, यानी कि वुंड जो है उसको सकिंग नहीं करना है माउथ के द्वारा। पुट ए वाटर प्रूफ प्लास्टर और ड्रेसिंग, यानी कि जैसे ही अपन ने ड्राई किया वुंड को यानी कि सुखाया है, जैसे ही अपन ने पहले क्या किया था, जैसे ब्लीड हुआ उसके बाद अपन ने सोप से इसको रनिंग वाटर के अंदर धो लिया। उसके बाद क्या करना है, वाटर प्लास्टर और ड्रेसिंग का यूज़ करना है। और जैसे ही वुंड ड्राई हुआ उसके बाद अपन को वाटरप्रूफ प्लास्टर और ड्रेसिंग का यूज़ करना। ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट बी रिपोर्टेड टाइमली अबाउट द इंजरी, एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करनी है अबाउट द इंजरी के बारे में, जो भी निलिस्टिक इंजरी हुई है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, द टर्म स्टरलाइजेशन डिफाइन एज द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच एन आर्टिकल सरफेस ऑफ द मीडियम इज मेड फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर्टिकल होते हैं, सरफेस होते हैं, मीडियम जो है वो फ्री हो जाता है किससे, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अंदर स्पोर्स भी अपन इंक्लूड करते हैं, यानी कि स्टरलाइजेशन का मीन्स होता है स्टरलाइज द मेकिंग स्टेलाइन, स्टेलाइन बनाना अपन को किसको, आर्टिकल को, सरफेस और मीडियम को किससे किल करना है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर स्पोर भी अपन कंसिस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको किल करना और उसको स्टेरलाइट बनाना, इसको ही अपन बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन के, अपन कौन कौन से इसके अंदर मेथड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में अपन बात करते हैं सनलाइट, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और हीट। हीट के अंदर दो टाइप्स की होती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर होता है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसनरेशन और हॉट एयर ओवन। ठीक है बच्चों, मॉइस्ट हीट के अंदर अपन बात करेंगे वैक्सीन बात के पास्चराइजेशन के बारे में, बॉइलिंग और स्टीम के बारे में।
ठीक है। केमिकल एजेंट के अंदर होते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, डाइज, फिनोल, गैस। गैस के अंदर होते हैं आपके इथाइल ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड गैस। इसके बाद है मैकेनिकल एजेंट, इसके अंदर आपकी आती है कैंडल्स, मेम्ब्रेन और चैम्बरलेन फिल्टर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डिस्कस ब्रीफली स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हो रहे हैं, एग्जाम में हर साल देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो आप इस मॉडल पेपर को छोड़ के मत जाइएगा, आपसे यही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है बच्चों, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल भी आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या होता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर मीन्स द टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल इन्फेक्शन, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर के अंदर अपन ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो क्या करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और रिड्यूस करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और क्या करता है, एंड इट हेल्प टू प्रिवेंशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉस्पिटल। और यह क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रिवेंशन करता है हॉस्पिटल के अंदर। इट शुड प्रोवाइड हेल्प टू कंट्रोल द केज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। जो भी इन्फेक्शन की होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्रॉस इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन जो मीजर का यूज़ करते हैं अपन उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी मीजर। इससे क्या होता है, एंड मिनिमाइज करता है केज ऑफ इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन द रीजन, कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी इन्फेक्शन है उसके ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, स्टैंडर्ड सेफ्टी मीजर्स। ठीक है बच्चों। ये क्या करता है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर, इट हेल्प टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज इन हॉस्पिटल। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। इट प्रिवेंट द हार्मफुल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर सेंटर्स। जो भी हार्मफुल इन्फेक्शन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको रोकने का काम करता है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। इट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज। ये क्या करता है, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है वो क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकता है। टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल। जो क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल, उस क्रॉस इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर फैलने के चांस रहते हैं, उसको प्रिवेंट कौन करता है, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर की, ये भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर मीन्स डिफाइन एज द विच मेजर हेल्प टू कंट्रोल इन्फेक्शन डिजीज इन हॉस्पिटल और प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर के अंदर क्या करते हैं अपन, जो भी ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो मेजर करता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और डिजीज़ को हॉस्पिटल के अंदर, और प्रोटेक्ट करता है किसको, हेल्थ केयर वर्कर को, किससे, डिजीज़ और इन्फेक्शन से। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। फर्स्ट नंबर पे स्टरलाइजेशन अपन यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। सेकंड नंबर पे बायोमेडिकल वेस्ट। थर्ड नंबर पे है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। फोर्थ नंबर पे डिसइंफेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये सारे मेथड जो है मेजर अपन यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। द 5 सेफ्टी मेजर यूज इन द हॉस्पिटल एंड कंट्रोल द केज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। जो ये 5 सेफ्टी मेजर है हॉस्पिटल में यूज होते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द पेशेंट और हेल्थ वर्कर से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको, एंड हेल्थ केयर वर्कर से पेशेंट को। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर नर्स का क्या रोल है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बियर द अप्रोप्रिएट या इंडिकेटेड पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी नर्स है उसको क्या है, पीपी किट यूज करनी चाहिए, यानी कि जो भी ग्लव्स है, गाउन है, वो सारे पहन कर ही स्पेसिमेन का कलेक्शन करना चाहिए। नहीं ब्लड सैंपल कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन करना चाहिए एज पर द स्पेसिमेन कलेक्टिंग प्रोसीजर। जो भी स्पेसिमेन कलेक्टिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। एंड द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है पेशेंट उनको ध्यान में रखते काम करना चाहिए, यानी कि स्पेसिमेन कलेक्शन करना चाहिए। एंश्योर दैट द आउटर पार्ट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टिंग कंटेनर मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड। एंश्योर करना चाहिए कि जो आउटर पार्ट है स्पेसिमेन का वो कंटामिनेटेड ना हो जाए। ठीक है। द लीड्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी टाइटली सिक्योर टू प्रिवेंट एनी लीकेज। जो लीड है कंटेनर में प्रेजेंट होती है उसको क्या करना है, टाइटली अपन को सिक्योर करना है, कोई भी लीकेज वहाँ से ना हो इसलिए। द स्पेसिमेन कंटेनर मस्ट बी प्लेस। जो स्पेसिमेन कंटेनर है उसको प्लेस करना है इनटू ए प्लास्टिक जिप जेप बैग के अंदर विद फुल रेक्विसाइट इन्फॉर्मेशन के द्वारा, और डिस्प्ले करना है बैग को रिगार्डिंग द स्पेसिमेन, यानी कि उस पर इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि किस टाइप का स्पेसिमेन, यानी ब्लड स्पेसिमेन है या यूरिन स्पेसिमेन है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। ऐसा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो जनरेट होता है डायग्नोसिस के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे और इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, किसके, ह्यूमन बींग और एनिमल्स के। ठीक है बच्चों। इन रिसर्च एक्टिविटीज़, और रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोमेडिकल मीन्स एक ऐसा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो जनरेट होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल के टाइम, एनिमल से किसके अंदर, रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर, और
प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के टाइम जो भी बायोमेडिकल जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट नंबर पे वेस्ट सर्वे। इसके अंदर क्या है? द सर्वे इंप्लाइज करता है डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वेस्ट जनरेटेड। वेस्ट सर्वे के अंदर अपन जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी कितनी है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। उसके अंदर कौन कौन सा वेस्ट है भाई, बायोमेडिकल वेस्ट है या यानी कि कौन सा वेस्ट है ये नीडल है, इसके अंदर वेस्ट सार्प है या कौन सा अलग वेस्ट है, इसके बारे में डिफरेंशिएट करते हैं। इट शुड डिटरमाइन द सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ जनरेशन। जो वेस्ट सर्वे ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है सोर्स कौन सा है और पॉइंट कौन सा है जनरेशन का। जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसका पॉइंट कौन सा है, कहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सोर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू की बात करते हैं, कौन कौन से सोर्स है बायोमेडिकल वेस्ट के। फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जनरेट होता है। उसके बाद नर्सिंग होम से बीएमडब्ल्यू यानी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद डेंटिस्ट क्लिनिक, लेबोरेटरीज, मोर्चरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, फिजिशियन क्लिनिक, ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ये है सोर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के एलिमेंट की, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। द कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट इन डिफरेंट कंटेनर कोडेड बैग एट पॉइंट ऑफ जनरेशन। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब है जो भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना अलग अलग कोडेड के अंदर, जैसे वाइट कलर के कोड के अंदर, ब्लू के अंदर, रेड के अंदर, ऐसे, ठीक है बच्चों। सेग्रीगेशन क्या करता है? आल्सो हेल्प टू कंटेन द स्प्रेड और इन्फेक्शन। जो भी स्प्रेड इन्फेक्शन है उसको कंटेन करता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। रिड्यूस करता है चांस ऑफ इन्फेक्शन जो हेल्थ केयर वर्कर्स को होता है उसको। हॉस्पिटल वेस्ट जो है कलेक्टेड होता है फॉलोइंग वेस्ट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे येलो कैटेगरी वेस्ट। इसके अंदर कौन कौन से वेस्ट आते हैं? इट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरी: ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट और डिस्कार्ड और एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो सारी येलो कैटेगरी के वेस्ट के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैटेगरी का वेस्ट जो होता है, इसके अंदर कौन कौन से वेस्ट आते हैं? इसके अंदर आती है ट्यूबिंग्स, बोटल्स, इंट्रावेनस सेट और ट्यूब्स। वाइट कैटेगरी के वेस्ट के अंदर जो है इट इज यूज डिस्कार्ड एंड कंटामिनेटेड वेस्ट सार्प जो है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे निडल्स, सिरिंज विद फिक्स निडल्स, स्काल्प और ब्लेड के लिए अपन वाइट कैटेगरी के वेस्ट की यूज करते हैं। उसके बाद ब्लू कैटेगरी का वेस्ट जो है इसके अंदर इट इंक्लूड ब्रोकन, डिस्कार्ड और कंटामिनेटेड ग्लास के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर मेटेलिक ब्लोडी इम्प्लांट जो होते हैं ये है मेटेलिक कप और मेटेलिक हील, इसके लिए इसको यूज करते हैं ब्लू कैटेगरी वेस्ट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज के बारे में। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है टेम्पररी होल्डिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है, नियर द पॉइंट ऑफ जनरेशन। स्टोरेज ऑफ वेस्ट का मीन्स होता है लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, यानी लंबे समय तक जो है लार्ज वेस्ट को स्टोरेज करना एक ही जगह पर, यूजली लोकेटेड नियर वेयर द वेस्ट इज ट्रीटेड, ऐसी साइट पर यानी कि जहाँ पर वेस्ट ट्रीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या करते हैं? मेडिकल वेस्ट, व्हेन मेडिकल वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड ऑन द साइट अनट्रीटेड वेस्ट, यानी कि जो मेडिकल वेस्ट है वो ट्रीट नहीं हो रहा है अनट्रीटेड वेस्ट पर, यानी कि ऑन द साइट जो मेडिकल वेस्ट है कौन सी साइट पर ट्रीट नहीं हो रहा है, जहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो अपन इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे? जनरेशन फैसिलिटी पर और अदर साइट पर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए। इसके बाद है ट्रीटमेंट इज डिस्पोजेबल बीएमडब्ल्यू। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल कैसे करेंगे अपन? तो मेथड दिए गए हैं डिस्पोजेबल करने के लिए वेस्ट को। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे इंसिनरेशन, सेकंड नंबर पे ऑटोक्लेव, थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्लेव, फोर्थ नंबर पे माइक्रोवेव और फिफ्थ नंबर पे लैंडफिल। ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद कैटेगरी जो बीएमडब्ल्यू की अपन बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्स्ट नंबर पे है आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट आते हैं। कैटेगरी सेकंड है एनिमल वेस्ट, इसके अंदर एनिमल पार्ट, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज्ड इन द रिसर्च वेस्ट फॉर्म वेटनरी हॉस्पिटल एंड कॉलेज के अंदर, ये सारे पार्ट्स आते हैं। थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जैसे लैब कल्चर, स्पेसिमेन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड एनिमल सेल के कल्चर, इन्फेक्शियस वेस्ट जो जनरेट होते हैं रिसर्च से और इंडस्ट्रियल लैब से। उसके बाद फोर्थ नंबर कैटेगरी है, इसके अंदर आते हैं वेस्ट सार्प, जैसे निडल्स, सिरिंज, स्काल, ब्लेड और ग्लास। कैटेगरी 5 के अंदर आते हैं सॉइल्ड वेस्ट जो कंटामिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा और बॉडी फ्लूइड के द्वारा। इसके अंदर आते हैं कॉटन, ड्रेसिंग, सॉइल, प्लास्टर, कास्ट, अदर मटेरियल जो कंटामिनेट होते हैं ब्लड से। इसके बाद कैटेगरी 6 के अंदर आते हैं आपके डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे आउटडेटेड यानी कि जो एक्सपायर हो गए, कंटामिनेटेड और डिस्कार्ड मेडिसिन। कैटेगरी 7 की बात करते हैं, इसके अंदर आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के अंदर डिस्पोजेबल आइटम्स आते हैं जो वेस्ट सार्प के अतिरिक्त, यानी कि वेस्ट सार्प के अतिरिक्त जो भी सॉलिड वेस्ट है वो सारे सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं, जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर और आईवी सेट्स। उसके बाद कैटेगरी 8 के नंबर आते हैं, इसके अंदर लिक्विड वेस्ट आता है जो लेब से
जनरेट होता है ड्यूरिंग वॉशिंग के टाइम, क्लीनिंग के टाइम, क्लीनिंग हाउस और डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज़ के टाइम। उसके बाद कैटेगरी 9 के अंदर आता है आपका इंसिनरेशन ऑफ एनी BMW, यानी कि कोई बायोमेडिकल वेस्ट है उसका इंसिनरेशन किया, उसके अंदर जो जनरेट हुआ वेस्ट उसको अपन बोलते हैं इंसिनरेशन एस। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 के अंदर आता है वो केमिकल वेस्ट, जो केमिकल यूज करते हैं किसके अंदर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल के अंदर डिसइंफेक्शन के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। HAI है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो एक्वायर्ड होता है एटलीस्ट वन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन के अंदर ये फैलता है यानी कि होता है विद इन 48 आवर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो 48 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही पेशेंट ने एडमिशन लिया इस हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके जस्ट 48 आवर्स आफ्टर जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा अपन उसको ही बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उसके बाद विद इन 30 डेज ऑफ एनी सर्जिकल ऑपरेशन, यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन के 30 डेज बाद भी ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद विद इन 3 डेज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि 3 डेज ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद भी ये देखने को मिल सकता है। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर करें यानी रोकने के लिए जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अपन को ना हो, तो इसके लिए अपन क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, यानी कि इसके अंदर अपन को गाउन, ग्लव्स, PPE किट यूज़ करनी है, आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज़ करना है अंडर आउटब्रेक सिचुएशंस के अंदर, इमिशिएशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, यानी हेल्थ केयर वर्कर है उनको इमिशिएशन का यूज़ करना है। उसके बाद स्पिल का मैनेजमेंट करना है, जो भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है। उसके बाद सिंगल यूज डिवाइस, यानी कि जो भी निडल है उनको सिंगल यूज करना है और डिस्कार्ड कर देना है कंटामिनेट के अंदर, कंटेनर्स के अंदर। उसके बाद हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट करना है प्रॉपर। उसके बाद देखते हैं अपन प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सभी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आते हैं सारे। इट इज़ आल्सो नॉन एज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिन ट्रैक्ट होता है इन्फेक्शन होता है UTI, इसको अपन कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, UTI इन्फेक्शन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। UTI के अंदर क्या है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई भी पार्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। प्राइमरी जो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो किस द्वारा होता है, कैथेटराइजेशन के द्वारा, यानी कैथेटर के टाइम, यानी कैथेटर जब इंसर्ट करते हैं उस टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर है जो अपन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए कर सकते हैं, डेली क्लीनिंग करो किसकी, कैथेटर की ओपनिंग की, रेगुलर करो कैथेटर की क्लीनिंग सोप और वाटर से, क्लीन करो ड्रेनेज, जो भी कैथेटर के अंदर ड्रेनेज वेग है उसको कीप रखो बिलो द ब्लेडर के लेवल पर। रेगुलर ड्रेनेज बैग को एम्प्टी करो, खाली करो एवरी 8 आवर, यानी कि एवरी 8 आवर के अंदर जब ये फुल हो जाता है तो इसको खाली करना चाहिए अपन को। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, यानी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या अपन को करना चाहिए। क्या होता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन होता है दैट अकर आफ्टर सर्जरी इन द पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी के बाद जो है बॉडी के पार्ट में देखने को मिलता है, वेयर द सर्जन टुक प्लेस, यानी कि जहाँ पर सर्जरी जो है वो होती है। कॉमन केज क्या होता है इसका, फैक्टर जैसे सर्जिकल टेक्निक हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकता है, ऑपरेशन का टाइमिंग हो सकता है, ड्यूरेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन से भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्शन करना चाहिए किसका, ऑपरेशन रूम का। उसके बाद प्रॉपर सर्जिकल साइट अटेयर करनी चाहिए, यानी कि सर्जिकल थिएटर की जो है प्रॉपर जो है हेल्थ केयर करनी चाहिए, यानी कि जो भी वहाँ पे क्लीनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर करनी चाहिए। सर्विलेंस ऑफ सर्जिकल वुंड, जो भी सर्जिकल वुंड है उनका सर्विलेंस करना चाहिए, यानी कि उनको क्लीनिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और डीप स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया VAP जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है इन पेशेंट ऑन वेंटिलेटर होता है, किसके अंदर, ICU के अंदर ये देखने को मिलता है ज़्यादातर। इट इज डिफाइंड लोअर इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट अपीयर ड्यूरिंग और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट। इसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है जो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर होते हैं इसके अंदर, इसको रोकने के लिए अपन को एलिवेट करना चाहिए हेड ऑफ द बेड, जो भी बेड का हेड है उसको एलिवेट यानी ऊंचा रखना चाहिए। डेली सेडेटिव इंटरप्शन का यूज़ करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस करना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलेक्सिस करना चाहिए और डेली ओरल केयर करनी चाहिए क्लोरेक्सिडिन जो भी मेडिसिन है उसके टाइम उससे, ठीक है बच्चों।
तो आज अपन ने बात कर ली कंप्लीट जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का पेपर है उसकी अपन ने बात कर ली है बच्चों। ये आपके एग्जाम में फुल चांस आने के, बिल्कुल ऐसे ही आपके सीरियल वाइज आएगा, जितने मैंने बताएं इतने आपके क्वेश्चन आएंगे, इतने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 6। उसके बाद आपके क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स का, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है बच्चों, ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए एग्जाम रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।